हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे ना प्रैक्टिस पेपर जो डीओ की तरफ से इश्यू हुआ है ना सोशल साइंस का, तो वही डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, क्लास 9 के लिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों देखिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, आप इसे पढ़ सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, तो हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था। तो देखिए, हु वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। तो देखिए वो थे जोसेफ, ठीक है। इनका पूरा नाम था जोसेफ गोएबल्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या है? डी। और आप भी देखते रहना आपके कितने आंसर सही निकलते हैं, जैसे अगर आप खुद ट्राई कर रहे हैं तो। सेकंड है, ये कह रहा है कि आपको संकल्पना और कारण दे रखा है, इंग्लिश में असर्शन और रीजन दे रखा है आपको। तो आपको फिर इसको पढ़कर बताना है कि क्या चीज़ सही है। देखिए, कह रहा है समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। हाँ, बिल्कुल ट्रू है। जो सोशलिस्ट होते हैं ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। हाँ देखो, ये जो है ना संपत्ति का, ये इसलिए तो विरोध करते हैं समाजवादी, क्योंकि वो अपना फायदा सोचते हैं प्राइवेट वाले, ठीक है। समझो, तो ये दोनों ठीक है। और ऊपर वाले का जो रीजन है वो नीचे वाला बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले चेक किया करो कि क्या दोनों ट्रू है। हाँ, फिर चेक किया करो कि क्या नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है। हाँ, तो फिर हम ए पे टिक कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। इंग्लिश में देख लो। तो पहले इसने बोला था कि जो सोशलिस्ट है ना वो अपोज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक है। रीजन इसलिए क्योंकि जो प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं ना, जिनकी प्राइवेट होती है, वो केवल अपना पर्सनल फायदा सोचते हैं। तो दोनों ठीक है। और जब नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी होती है तो हम ए पर टिक कर देते हैं, तो ए आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये कह रहे किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो रॉबर्ट ओवेन है। इन्होंने 1825 में ये काम किया था, ठीक है। वो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये काम किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवेन इनका नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश का शासन था। आपको पता होना चाहिए कि 1914 में पूरे के पूरे रशिया पर किसका रूल चला था। तो आप जानते हैं जार निकोलस सेकंड था वो। ये टी साइलेंट है, इसे जार बोलेंगे, ठीक है। तो बी आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इस नदी की पहचान करनी है। देखो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको नदी की पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रिवर बतानी है कौन सी है। तो कुछ 2900 किलोमीटर की है, और जो मानसरोवर झील से निकली है, और जिसकी ट्रिब्यूटरीज कश्मीर में जास्कर और नुब्रा और श्योक है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये जो है मानसरोवर से कौन सी रिवर फ्लो निकलती है, ओरिजिनेट होती है? सिंधु, ठीक है। क्योंकि गंगा जो है वो तो आपको पता ही है कि वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र भी ग्लेशियर की साइड से ही है, इसलिए आंसर क्या है इसका? सिंधु नदी, बी, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है जो लूनी रिवर है ना, अगर हम इंग्लिश में देखें, लूनी रिवर फ्लोस थ्रो, कहाँ के फैलती है या कहाँ से बहती है? तो भारतीय मरुस्थल में है ना, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है, आपको मैचिंग करनी है। देखो, अरुणाचल प्रदेश है ना, उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे,
और जो केरल है वहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, तो इस के हिसाब से फिर हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है और पहचानना है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें किस शब्द की ये विशेषता है या कौन सा शब्द है जो ये डिफाइन करता है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। ठीक है, तो ये कौन है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, कौन सा ये, सेकुलर। ठीक है, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है ना, तो ऑफिशियल रिलीजन की बात हो रही है कि वो नहीं होता, तो वो किस में बात की जाती है, सेकुलर की। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद 9 क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है कि जो लोकसभा है ना उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, आपको बुक के हिसाब से बताना, मतलब पुराना वाला बताना है। अगर हम अभी की बात करें तो जैसे 84 सीट्स जो है वो लोकसभा में एससी के लिए, 47 जो है वो एसटी के लिए होती है। अब कहोगे सर यहाँ पर एससी यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है। तो आपकी बुक में अगर आपने अर्लियर पुराना पढ़ा हो तो पुराने के हिसाब से लोकसभा में 79 जो सीट्स होती हैं, ठीक है, वो किसके लिए होती हैं, एससी के लिए होती हैं। ठीक है, और 41 जो है एसटी के लिए होती है। तो आपको पुराने के हिसाब से यहाँ पे करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका बी आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में आप हिंदी में भी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये एसोसिएशन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ट्रू लिखे हैं या नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ट्रू है। फिर कह रहे ग्वांतनामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था। मैं आपको बता दूं अमेरिका ने 1898 में किया था ऐसा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ग्वांतनामो बे वाज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, बिल्कुल ट्रू है। पर एक बात बताइए कि ये जो एसर्शन लिखा है क्या उसका रीजन ये है, दोनों बातें ट्रू है लेकिन ऊपर वाली बात नीचे वाले के लिए या नीचे वाली बात ऊपर वाले से जुड़ी हुई नहीं है, रीजन नहीं है उसका। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या देंगे, बी देंगे। ठीक है, जब दोनों ट्रू होता है लेकिन रीजन ऊपर वाले के लिए नहीं होता तो हम बी पर टिक करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। अब ये कह रहे हैं कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है, मतलब इनमें से कौन सा जो आर्गुमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में बोला गया है। तो देखो ये कह रहे पीपल फील देमसेल्व्स फ्री एंड इक्वल इन ए डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं लोग ना अपने आप को फ्री और इक्वल समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे डेमोक्रेसी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर। ये कह रहे डेमोक्रेसी में ना जो लड़ाई वगैरह या जो भी बात होती है उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाता है। ये कह रहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये कह रहे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना वो ज़्यादा जवाबदेही होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट के मुकाबले। तो ये तीनों बातें ठीक है, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, हमारा डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 12वें नंबर पर, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। देखो यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो जनता द्वारा चुने होते हैं, ठीक है, जो 5 साल या लिमिटेड पीरियड के लिए रहते हैं। अगर जनता दोबारा उन्हें चूज नहीं करेगी तो वो हट जाएंगे। तो होम मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 13, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो देखो गोरे और जो अश्वेत थे ना, काले लोग, तो उनके बीच में था। गोरे लोग इतने कम थे फिर भी इतना ज़्यादा उन्होंने नियंत्रण बना रखा था।
काले लोग, अश्वेत लोग इतने सारे थे और वो अत्याचार सहे जा रहे थे। तो यहाँ पर आंसर क्या है? सी। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, बिटवीन द वाइट माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, इन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है? देखो देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जयपाल सिंह थे, लॉर्ड कैनिंग नहीं थे। ठीक है, वो तो अंग्रेज था ना, उसको क्यों मेंबर बनाएंगे हम, है ना? तो आपको पता होना चाहिए टोटल 284 मेंबर थे। ठीक है, फिर ये कह रहा है, इंग्लिश में भी देख लो एक बार। इंग्लिश में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना इंडिया की, उसमें इनमें से कौन मेंबर नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग नहीं है। फिर नेक्स्ट है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। देखो, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी वो होती है जो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट उससे जुड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां होती है वो कृषि, खनन, जमीन खोदना, ठीक है, उससे जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स दोज पीपल हुज एज। देखो, जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है वो किस एज वाले को माना जाता है? तो 15 से जो 59। ठीक है ना? ठीक है, तो 15 to 59 ईयर्स। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, देखो एसोसिएशन रीजन वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, देखते हैं, पढ़ते हैं। ये कह रहा है भारत में निरंतर रेखा से ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। बिल्कुल ठीक है। देखो, गांव में ना 2400 होती है और शहर में 2100। ये कह रहा रीजन ये है कि गांव के जो लोग होते हैं वो अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए गांव में कैलोरी की मात्रा ज्यादा दी गई है। तो दोनों ठीक है, रीजन ऊपर वाले के लिए दे रहेगा, तो ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर जब हम पॉवर्टी लाइन की स्टडी करते हैं ना, तो ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो रूरल एरिया वाले को 2400 कैलोरीज चाहिए, और जो सिटी में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, उनको 2100 चाहिए। ठीक है, रीज़न इसलिए कि गांव में ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि रूरल एरिया के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये जो नीचे वाली बात लिखी है ऊपर वाले के लिए लिखी है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18। ये कह रहा है भारत में निधनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो NSSO करता है। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल कौन करता है? नीति आयोग करता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन इसको देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए नीति आयोग तो यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए हम NSSO पर टिक करेंगे, क्योंकि यही सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लेकर आता है। ठीक है ना? 18 क्वेश्चन में क्या आएगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही सारी की सारी जो पॉवर्टी लाइन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसे असेस करता है इंडिया में। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन देखो। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि ना फूड इनसिक्योर से कौन अफेक्टेड है? मतलब किसको खाना नहीं मिल पाता भरपूर जैसे मिलना चाहिए? भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार या निराश्रित? तो तीनों ही ऐसे लोग हैं जिनको जो है फूड पूर्ण तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी को फील करते हैं, इनके पास इंश्योरिटी नहीं होती कि इनकम जनरेट होती रहे और ये अपना जो जीवन यापन अच्छे से कर पाए। तो लैंडलेस, ट्रेडिशनल, आर्टिशियन जो है, और जो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट दे रखे हैं, उन सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर 20 क्वेश्चन है, कह रहा है अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य समूह कौन सा है? तो इसका आंसर निर्धनों में सबसे निर्धन। ठीक है, तो इंग्लिश में जो अन्नपूर्णा पॉलिसी निकाली गई थी ना, तो यो इसे हिंदी में योजना ही लिखा है यहाँ उन्होंने, इंग्लिश में भी। तो वो किन के लिए, टारगेट ग्रुप कौन सा है? तो वो है पोरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। तो इतना ही था अभी इस वीडियो में, मैं इसका और पार्ट लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये पेपर तो आपने देख ही लिया होगा, बाकी आप यहाँ देख सकते हो।
ठीक है, डीओ की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे हैं। ठीक है, बाकी पैसिव वगैरह देखो, डीपली क्वेश्चन आते हैं, सिस्टी को हल्के में मत लेना, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली ले लेते हैं। अपना क्लास 10 एएससी स्टार्टर चैनल है, उसको भी आप अच्छे से देख लें, उसमें बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, पुरानी पुरानी वीडियो सारी देख लो। ठीक है, आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर।